नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज सभी दोस्तों का धन्यवाद करते हैं जिनकी सहायता और प्यार से आज हमारे चैनल ने अपना प्रथम गोल 10,000 सब्सक्राइबर का पूरा किया है। आशा करते हैं जल्दी हमारा जो दूसरा गोल है 50,000 सब्सक्राइबर आपकी सहायता से पूर्ण होगा। प्रथम प्रतिश्रुति को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। प्रथम प्रतिश्रुति के आगे के जो 31 पार्ट्स हैं आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिनका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। इसके अलावा आशापूर्णा देवी जी का जो अन्य उपन्यास है सुवर्णलता जो कि सत्यवती की बेटी है। सुवर्णलता पूरा उपन्यास अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। आप हमारे ब्लॉग में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रथम प्रतिश्रुति का 32वां अध्याय। प्रथम प्रतिश्रुति में अब तक हमने पढ़ा था कि सत्यवती नव कुमार को लेकर के कलकत्ता जाने लगती है। सबका किसी का भी नहीं सुनती और वह कलकत्ता जाने के लिए रवाना हो जाती है। अब आगे। एक अनोखा सवेरा। जैसे इस सवेरे के आसमान के किसी छिपे पन्ने में बहुतेरा रहस्य जमा है बहुतेरा आनंद, बहुतेरा भय। वही रहस्य धीरे धीरे खुलेगा, वही आनंद धीरे धीरे प्रसन्न हंसी हंसेगा और वह भय सारी सत्ता को अपनी मुट्ठी में दबाए रहेगा। इसलिए उमंग ने दुविधा होगी, उल्लसित होने में संकोच होगा, जितना मिल रहा है उनके सब कुछ को अपनाने में झिझक होगी। यह अनोखा नया सवेरा उस अनजाने संकेत लिए सत्यवती की ओर ताकता रहा और सत्यवती भी अवाक होकर उसकी ओर ताकती रही। सोचा, आसमान कैसा नया सा है। यह नहीं कि सत्य ने अभी अभी सपने के इस शहर की माटी पर पैर रखा, उसके आसमान की ओर नजर दौड़ाई। वह पथरिया घाट के इस इकतल्ले मकान के कल ही तीसरे पहर आई है। तड़के ही नींद खुली तो कमरे से निकलकर विमुड़ की तरह देर तक बरामदे पर खड़ी रही। याद ही नहीं आया कि इस समय कोई उसे काम भी है। जिस जीवन की वह आदी थी, उसके काम स्वयं सजीव होकर एक के बाद एक दूसरा उसके सामने आ खड़ा होता था। लेकिन सदा के जाने पहचाने दायरे के वे सारे काम धुंधले हो गए। एलोकेशी की निकाली हुई नहर से अब सत्य की डोगी नहीं चलेगी। अब उसे अपने ही हाथों अपनी नहर निकालनी पड़ेगी। जाने कहाँ सुबह की चिड़िया बोल उठी। सत्य को लगा, ये क्या नित्यानंदपुर से सत्य की खोज में उड़कर आई है या बड़ईपुर के किसी अजाने पेड़ की डाल पर बैठी सत्य को पुकार रही है, कह रही है, सत्य तुम भूल करने को तुली हो, देखो सोचो देखो, अभी भी शायद लौटने का समय है। सत्य ने क्या वास्तव में भूल की है? नहीं तो अंदर से उसे डरा डरा सा क्यों लग रहा है? अपने को कैसी तो असहाय अनुभव कर रही है। खड़े होने का बल नहीं मिल रहा, इसलिए बरामदे पर बैठ पड़ी। सोचा, तुरंत जक्कर आई, इसलिए शायद दिमाग हल्का लग रहा है, जरा देर बैठकर नहाने जाएगी। आज का दिन मनमाना, कल से नवकुमार काम पर जाएगा। गांव घर की कचहरी की नौकरी नहीं, यह एक बारगी शहर कलकत्ता के दफ्तर की नौकरी। रसोई में जरा भी देर करने से काम नहीं चलने का। सत्य को सुना सुनाकर एलोकेशी की एक सखी ने कहा था, मजा मालूम होगा, अलग गृहस्थी का स्वाद समझ जाएगी। दफ्तर की रसोई क्या होती है यह तो जानती ही नहीं। मैं उस बार काली घाट में अपने फुफेरे भाइयों के यहाँ देख आई थी। एक आदमी को खिलाने के लिए 3-3 बहुओं की नाक में दम। तुम्हारी बहू अवश्य चुस्त है, लेकिन सास ननद के सहयोग से काम और अकेले हाथ। हरिद्वार गंगा सागर बड़ा ही फर्क है। एलोकेशी ने कहा, कर लेगी, कलेजे के जोर से ही तो कर लेगी। दुर्गत तो मेरे बेटे की होगी। बेचारा दुनिया का कुछ भी नहीं जानता और उसके गले में गमछा बांधकर खींचते हुए गाड़ी में जोत दिया। खैर, भगवान तो देख रहे हैं। सखी ने कहा, बात तो सही है। जो गलत रास्ते से सुख उठाना चाहेगा उसका विचार भगवान करेंगे। गृहस्थी का मतलब मछली की पूछ भात खाना नहीं, उसकी बला भी बहुत है। कहावत है, अकेले घर में चारों हाथ खाने का बड़ा मजा है, मारने आए तो पकड़ो मत, यही तो बड़ा कष्ट है। इसके बाद भविष्यवाणी की गई, देख लेना भागने का रास्ता जो मिले उसे। उस दिन सत्य ने लापरवाही की हंसी हंसी थी, लेकिन आज मानो कुछ डर रही है। सोचती है,
इस शहर को समझ तो सकूंगी, अपना बना तो सकूंगी। यह शहर आओ कहकर मुझको अपने करीब खींचेगा। यहाँ मुझे पराई सा बेचारा सा तो नहीं रहना पड़ेगा ना। ना सत्य को दफ्तर की रसोई का डर नहीं, अकेले हाथ का डर नहीं, डर है तो बस अनजान होने का। माँ, माँ। बड़ा लड़का तुड़ू पीछे आ खड़ा हुआ। नीलांबर ने नाम रखा था तुड़कू सवार, उसी से हुआ यह तुड़ू। अच्छा नाम साधन है। पहली संतान जाती रही, इसलिए यह बड़ी साधना का धन है। उसी से मिलता जुलता नाम। तुड़ू की सूजी सूजी सी आंखों में विस्मय था। सत्य ने झट पलट कर कहा, जग गया? भाई नहीं जगा? नहीं। और तेरे बाबूजी? नहीं। हाँ, क्यों उठने लगे? नवाबी मिजाज, कल से मजा मालूम होगा। सत्य आलस छोड़कर उठ खड़ी हुई। कैसी बेवकूफ सी बैठी थी अब तक। कल क्या उल जुलूल सोच रही थी। नई जगह में सब ठीक ठाक करने से कम देरी नहीं होगी। बीते दिन सांझ को रसोई नहीं बनी। घर द्वार दिखा सुनाकर भवतोष मास्टर ने कहा, तो तुम अब इन लोगों को संभाल कर बैठो नवकुमार। बहू को कहो बेर रहते ही दिया जला ले। नई जगह है, मैं तुम लोगों के खाने के लिए कुछ ले आता हूँ। आज तब रसोई वसोई रहने दो। सत्य ने कमरे के अंदर से जंजीर बजाई। नवकुमार उधर से हो आया। झिझकते हुए बोला, जी आप नाहक की क्यों तकलीफ करेंगे? जैसे तैसे थोड़ा सा चावल उबाल लेंगी। भवतोष ने एक बार दरवाजे की तरफ ताक कर सीधे ओट में खड़ी रहने वाली से कहा, जैसे तैसे करने में भी बड़ा बखेड़ा है बहुरानी। कल सवेरे से ही कीजिएगा। कल मैं कोई नौकरानी ठीक कर लाऊंगा। आज बाजार से पूरी तरकारी मिठाई। नव कुमार एकाएक बोल उठा, बाजार की पूरी तरकारी? कलकत्ता आते ही जात गंवाने की नौबत? भवतोष मास्टर हंस पड़े। बोले, ना, तुम बिल्कुल एकदम गए जमाने के हो नव कुमार। जात कैसे जाने लगी? मैं क्या मल्लेच होटल का खाना खिलाने जा रहा हूँ? गांव पर तुम लोग हलवाई के यहाँ की जलेबी मिठाई बैगुनी फुलोरी नहीं खाते? यहाँ भी हलवाई की ही दुकान से लाऊंगा। नव कुमार ने सिर खुजाया। जी तरकारी बरकारी की कह रहे हैं ना, सिर्फ एक दिन के लिए खामखा। भवतोष ने बल देकर कहा, एक दिन के लिए क्यों? ऐसा बहुत दिन हो सकता है। बहू जी अकेली हैं, कभी जी खराब है, ना पका चुका सकें, और फिर जलपान। कलकत्ते में इतने प्रकार की चीजें हैं, बच्चे खाएंगे नहीं? भात खाने से थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ, यदि बहुरानी को आपत्ति हो। फिर जंजीर बजी। नव कुमार अंदर से है, जी नहीं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं। आप जो भी कहें सिर आंखों पर। आप हितैषी हैं, आप गुरु हैं। हाँ हाँ, बहुत हुआ। इतनी अच्छी बातें ज्यादा नहीं खर्च करनी चाहिए। तुम लोग खा पी लो, निश्चिंत हो जाओ। मैं जाऊं? और अपने ही पैसे से भवतोष बाबू बहुत सारा सामान ले आए। पूरी सब्जी चमचम रबड़ी और पान भी ले आए। दोनों बच्चे तो निहाल हो गए, कैसे सोने के देश में आए हैं। निताई के साथ रहने की बात हुई, लेकिन निताई इनके साथ साथ नहीं आ सका। कई दिन के बाद आएगा। इसलिए भवतोष ने कहा, अकेले डर तो नहीं लगेगा? नई जगह है, कहो तो जब तक निताई नहीं आ जाता मैं रहकर पहरा दूं। नव कुमार को हथेली पर चांद मिल रहा था, लेकिन सत्य ने उसे वह चांद नहीं पाने दिया। जंजीर हिलाकर उसने जताया, मास्टर साहब को तकलीफ नहीं करनी होगी, ठीक से बंद बंद करके रह लेंगे। भवतोष के चले जाने के बाद नव कुमार ने सत्य को आड़े हाथों लिया। जो सदा कहा करता है वही बोला, हर बात में दुस्साहस। भगवान ने तुम्हें मर्द ना बनाकर औरत क्यों बनाया हूं, यही सोचता हूं। सत्य इस पर हंस पड़ी और जी खोलकर अपनी उस खुली हंसी की आवाज उसके अपने ही कानों को अनचाही और अनजानी सी लग रही थी। मैं बोली, फिक्र की क्या पड़ी है? ईश्वर ने तुम्हें तो मर्द बनाकर जन्म दिया है, दूसरे के भरोसे कैसे चलेगा? 12 महीने दूसरा कोई तो नहीं कर देगा। शुरू में ही अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। सांझ के अंधेरे में चिराग की टिम टिम रोशनी में सत्य को वह ढांढस मिला था, और सुबह की इस हीरक जोत में नहीं मिलेगा। सत्य ने कमर में फेंटा बांधा और काम काज में जुट गई। उतर पड़ी अपने नए जीवन संग्राम में। यह गृहस्थी उसकी अपनी है, अपने साचे हैं, अपने सपने जैसा। जैसा वह चाहती थी इसे गढ़ेगी। भवतोष ने घर को धुलवा पुछवा कर चूल्हा बनवा दिया था। रसोई में गोईठा कोयला मंगवा कर रख दिया था। कल नव कुमार के माध्यम से चूल्हा सुलगाने का तरीका भी बता दिया था। उसी तरीके से चूल्हे में आंच देते हुए एकाएक सत्य को बड़ा अजीब सा लगा। यहाँ जैसे चाहे कर सकती है वह, कोई टोकने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं। कैसी अनोखी अनुभूति, कैसा अनोखा सुख। इस सुख के ख्याल से तो आज़ादी की लड़ाई सत्य ने लड़ी नहीं थी। उसने तो सिर्फ ऐसी जगह में आना चाहा था जहाँ बीमारी में डॉक्टर मिले, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल हो, पुरुषों के लिए काम हो।
अपने लिए क्या अच्छा है, सत्य ने यह कभी नहीं सोचा था। वह तो इतना ही जानती है कि इसमें निंदा है, धिक्कार है। अब देख रही है कि और भी बहुत कुछ है, यानी स्वाधीनता का सुख यह है, सिर पर सदा तलवार तने रहने के बदले ऊंचे पर जोत से जगमग आसमान का रहना। शहर की स्त्रियां विद्या बुद्धि में इतना आगे क्यों है, सत्य ने यह समझा। जिन्हें इतना मिलता है वे उसका प्रतिदान तो देंगी ही, कि एकाएक स्तब्ध सी हो गई। मैं भी तो बहुत कुछ पाऊंगी, बदले में तो पाऊंगी कुछ। रसोई से निकल पड़ी हड़बड़ाकर, फिर अंदर चला जाना पड़ा। देखा आंगन में भवतोष खड़े हैं। भवतोष ने खासकर कहा, नवकुमार। बड़े लड़के ने कहा, बाबूजी सो रहे हैं। अरे, अभी तक सो रहा है? कल से 10 बजे दफ्तर जाना पड़ेगा। मैं एक नौकरानी ले आया हूँ। तो मुन्ने, अपनी माँ से ही कहो इससे बात कर ले। यूं मोटा मोटा मैंने सब बता दिया है। बर्तन मलना, घर पहुंचना, कपड़े खींचना, चूल्हा सुलगाना, मसाला पीसना, यह सब करना होगा। महीने में 12 आने देंगे, 4 आना जलपान के लिए। हाँ, सिर में डालने के लिए थोड़ा तेल लेकिन देना पड़ेगा। नहाए बिना तो मसाला पीसना नहीं चलेगा। नव कुमार की चुभी नहीं सुनाई पड़ी। कमरे में उतने सवेरे भी सत्य को पसीना छूटता रहा। सब कुछ नौकरानी ही करेगी तो सत्य क्या करेगी? सिर्फ बर्तन मांजने के लिए ही होती। भवतोष ने साथ लाई नौकरानी से कहा, क्यों जी, वहां माँ जी है, उनसे बातचीत कर लो और अभी से ही काम शुरू कर दो। रात के झूठे बर्तन पड़े हैं। सत्य के लिए और अधिक देर तक लज्जावती की भूमिका में रहना संभव नहीं हो सका। घूंघट काटकर वह दरवाजे के पास आई। नम्र स्वर में बोली, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, घर का काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। भवतोष पहले तो सक पकाए, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि सत्य उनसे बात करेगी, लेकिन अपने को संभाल कर बोले, अरे, जब दाई रखी ही जा रही है तो सब कुछ करेगी। सिर्फ बर्तन मलने के लिए तो 8 आने से कम पर राजी नहीं हो रही है। सिर्फ 4 ही आने तो और देने होंगे। जी, पैसे के लिए नहीं, अपनी आदत नहीं बिगड़ेगी इसलिए कह रही हूँ। सब काम कोई और ही करेगी तो मैं आराम तलब ना हो जाऊंगी। समय कैसे कटेगा? भवतोष अचकचाए। ससुराल में जी तोड़ मेहनत करने वाली लड़की अपने डेरे पर आकर आराम नहीं चाहे, यह बात उनके लिए नई सी लगी। बोले, स्त्रियों के लिए और भी बहुत तेरे अच्छे अच्छे काम हैं बहुरानी, उसमें भी समय कटेगा। और फिर फुर्सत के समय घर पर पढ़ने लिखने से बात अधूरी रह गई। आंख मलते हुए नव कुमार कमरे से निकला। बोला, मास्टर साहब ने फिर इतने सवेरे तकलीफ? नहीं नहीं, तकलीफ क्या है, नौकरानी ले आए हूँ, इसे समझा बुझा दो। अब एक दूध देने वाले को ठीक कर देने से ही निश्चित। अरे, आप खामखा कितना कष्ट उठाएंगे? सत्या बोल उठी। नवकुमार चौंक उठा। किवाड़ की जंजीर का बजाना कब का खत्म हो गया, अब आमने सामने बात? आश्चर्य। भवतोष ने कहा, मुझे वीराना मानेंगे तो हिचक होगी नव कुमार, मैं लेकिन तुम लोगों को वीराना नहीं मानता। जी नहीं, वीराना क्या है? नव कुमार की बात का छोड़ जैसे खो गया और अपना मानने का सबूत देने के लिए झट बोल उठा। मैं तो सोच ही रहा था कि आपके साथ जरा हाट घुमाऊं। यहाँ किस किस रोज हाट लगती है? भवतोष हंसने लगे। बोले, कलकत्ता में रोज हाट होता है। अच्छा, रोज बाजार लगता है? हाँ, रोज। एक नहीं, अनेक बाजार। खैर, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा, मैं ही किए देता हूँ। तुम बल्कि घर का काम काज, घर के काम में कोई असुविधा नहीं होगी। सत्य का धीर स्वर गूंजा। अंदर से निकलकर एक टोकरी रखकर वह चली गई। सत्य की शहर की गृहस्थी इसी तरह से शुरू हुई। अपनी गृहस्थी। कई दिनों बाद निताई आया। नव कुमार ने कहा, निताई से पर्दा करने से नहीं चलेगा, एक साथ रहना भाई जैसा। घर में दूसरी कोई स्त्री नहीं, तुम ही परोस देना। सत्य ने मुस्कुरा कर कहा, इतना कहने की जरूरत है? मैं क्या बहुत लाजवती लगती हूँ? हाँ हाँ, नहीं, लाज कहाँ है, तुम तो मास्टर साहब से ही धड़ल्ले से बोल रही हो। समझा निताई, पहले दिन से तो मैं दंग रह गया। गनीमत है कि नहीं, बड़ी हिम्मत है मास्टर साहब से बोलने की, मुझे ही तो। निताई ने सत्य को एक नजर देखा। बोला, नींबू, तुम इतने दिनों में भी भाभी को पहचान ना सके? ये तुम्हारी मेरी मिट्टी की नहीं बनी, बड़ी खुशकिस्मत हो तुम। उन्हें हठात चौंकर सत्य हंस उठी। लो, नहाना खाना छोड़कर दोनों दोस्तों में भाग्य का विचार शुरू हो गया। अच्छा भाई साहब, आप ही कहिए, मास्टर यानी गुरु है कि नहीं? तो गुरु से शर्माने से कैसे चले? उनकी श्रद्धा भक्ति करूंगी, शर्माने क्यों लगी? मैंने तो सोचा है उनसे अंग्रेजी पढ़ूंगी। क्या कहा? धनुष की छूटी प्रत्यंचा छिटक कर नवकुमार। क्या सीखोगी? कहा तो पागलपन मत करो, अति ठीक नहीं। जितना रहस्य है उतना ही ठीक है। कलकत्ता आई हो, प्रदेश की गृहस्थी है, यहाँ तक तो गनीमत है, लेकिन अंग्रेजी सीखने ही क्यों तो कह रही हूँ, गाउन पहनकर होटल में खाने जाने को तो नहीं कह रही हूँ। कौतुक की हंसी से सत्य की जुड़ी भौएं नाच उठी। खिला हुआ चेहरा लाल हो उठा। निताई की ओर देखते हुए बोली, आपके मित्र की हर बात में डर है। घर बैठ पढ़कर यदि कोई थोड़ी सी ज्ञान विद्या हासिल हो जाए तो इसमें दोष क्या है कि मल्लेच्छ अक्षरों को छूने से भी जात जाएगी?
नव कुमार ने गंभीर होकर कहा, वैसा ही समझो, जो भी हो, चाहे हिंदू स्त्री हो ना, और आप हिंदू पुरुष नहीं। मर्दों की बात जुदा है, जुदा कुछ नहीं, धर्म के लिए सब समान है। और यदि जात जाने की कहो, सत्य के चेहरे पर फिर कौतुक की चमक है, तो वह कब की जा चुकी है। दोनों ही एक साथ मित्रों के मुंह का हा हो गए, मुंह बंद करना वे भूल गए। सत्य मुस्कुराती रही। थोड़ा सजग होने पर नव कुमार ने कहा, अंग्रेजी पढ़ी है तुमने? थोड़ी थोड़ी, अपनी कोशिश से जितनी बन सकती है। तुम्हारी तो किताबें घर पर ही थी ना। अजीब है, निताई के गले से सिर्फ इतना ही निकला। क्यों भाई साहब, मेरा पकाया तो चलेगा ना, कि जात गई हुई हाथ का खाना नहीं खाएंगे आप? बात नहीं, चीत नहीं। निताई अचानक एक हास्य कर काम कर बैठा। सत्य के सवाल का जवाब न देकर वह पैरों के पास लंबा पड़कर उसे प्रणाम कर बैठा। सत्य अवश्य इसके लिए तैयार नहीं थी। वह 2 डग हट गई, बोली, खैर भाई साहब, आपने गुरुजन तो माना, ठीक है, तो अब हुक्म बजाइए। आपको तो अभी 2 दिन की छुट्टी है, नहा लीजिए और अपने भतीजों को स्कूल में दाखिल तो कराइए। क्या दिन हो गए हैं, ये सिर्फ खेल खा रहे हैं और इसीलिए इतना हंगामा करके कलकत्ता आया गया है।